गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय बुकलो। पर ये शुरू करना है अपने 18 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इन्वेस्ट हाउ मेनी करोड़ इन द स्वामी फंड टू कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। भारत सरकार आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो वो निवेश करने वाली है 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है। इंडिया साइन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके साथ में साइन किया है? मालदीव के साथ में साइन किया है। ठीक है। पीएम आवास योजना किसके लिए है? जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके लिए है। और P1 और एक है पीएम आवास योजना ग्रामीण लोगों के लिए। ओके। एक और था आपका जो इंदिरा गांधी के टाइम पे था, वो था आपका इंदिरा आवास योजना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आवाज से रिलेटेड एक न्यूज और है कि जो अपने बिजनेसमैन है गौतम अडानी जी, वो पूरे के पूरे धारावी शहर को तोड़कर, मतलब धारावी बस्ती को तोड़कर एक वहां पे नया इमारत, मतलब कि बिल्डिंग का प्रोजेक्ट खड़ा करने वाले, जिसका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है। चलिए, मतलब कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम पॉइंट था, अब आगे होगा नहीं। मतलब कि अब एक भी स्लम शायद इंडिया में उससे बड़ा हो, लेकिन अब नहीं होगा वो। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द अशोक लेलैंड एंड सब्सिडरी ऑफ हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा समूह की सहायक कंपनी अशोक लेलैंड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शेनु अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी के एमडी एंड सीईओ कौन है आपके? अरुण कुमार सिंह जी है। नबार्ड के चेयरमैन कौन है? केवी शाह जी। एनसीबीसी के चीफ कौन है? हंसराज अहिर। और 22nd लॉ कमीशन के चीफ कौन है आपके? ऋतुराज अवस्थी जी। चलिए, who has taken oath as a chief minister of गुजरात फॉर सेकेंड टर्म। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ग्रहण किया है? भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर सबके यहाँ पे सीएम के नाम लिखे हुए हैं, जो आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हो। गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। हिमाचल के सीएम का नाम क्या है? सुखविंदर सुक्खू। वहां के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर लेकर। तो ये सीएम और गवर्नर का नाम लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरला राज्य में किया गया है। यहाँ पे अलुआ में किया गया है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का लिए लद्दाख में है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट का आपकी डैंग गुजरात में। फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूटी का है आपका लक्षद्वीप में। फर्स्ट स्टेट एमएसपी फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखो, पहले तो सिर्फ ग्रेन्स के ऊपर एमएसपी मिला करती थी, ठीक है, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे एमएसपी मिलती है। कौन से स्टेट में? केरला के राज्य में। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक टर्म है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर मैं आपको बताऊं आने वाले टाइम में अगर देश को सबसे ज्यादा किसी की नीड पड़ने वाली है तो वो है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि आज के टाइम पे लोग खेती में खाद खाद ज्यादा डालते हैं सब्जी को उगाने के लिए। ओके, तो वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद बंद पड़ ही जाएगी, बट आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो टिकी रहेगी। और आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है, अगर आप लोग भी, मतलब कि अगर आपके पास खेत है, अगर आपके पास एक अच्छा खासा 8-9 बीघे का खेत है, तो आप लोग अच्छे से एक ऑर्गेनिक फार्मर का बिजनेस शुरू कर सकते हो। समझ गए? क्योंकि अगर आप लोग फार्मर के फैमिली से रिलेटेड हो, और अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, वो आपकी इच्छा है कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, बट अगर अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, तो आप लोगों को एक बार इसके बारे में नक्की सोचना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट बनने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। चलिए, मतलब देखो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या आएगा आपका? एक तो आएंगे आपके वेजिटेबल्स आएंगे,
फिर दूसरा आपका फ्रूट्स आएगा, समझ गए। वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर दोनों आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड हो जाते हैं तो मुश्किल से 3 साल के समय लगेंगे और जहां पे आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। मेजिटो मीजोट्रोपिस पैलिटा, जिसे आमतौर पर पटवा के नाम से जाना जाता है, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये किससे है? मेडिसिनल प्लांट से संबंधित है। आईयूसीएन रेड लिस्ट 3 मेडिसिनल प्लांट इन हिमालयन रीजन। आईयूसीएन फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में है। अगर मेडिसिनल प्लांट की बात बताऊं मैं, तो आप सबको पता है रामायण के युग में एक पर्वत था जिसका नाम था द्रोणागिरी पर्वत। क्या नाम था? द्रोणागिरी पर्वत। वो जो पर्वत है वो आज के टाइम पे मिसिंग है, ठीक है। मतलब कि फुल फॉर्म में मिला नहीं, क्योंकि उसको उसकी जगह से हिला दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर माना जाता था कि यहाँ पर संजीवनी बूटी मिलती है, लेकिन वो ना ही वो ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग को वो पहाड़ मिला है और ना ही वो अब तक बूटी मिली है, ठीक है। देखो, अगर इंडियन आयुर्वेदा को रियलिटी में अगर 100% किसी ने समझा होगा तो वो संजीवनी बूटी का भी आविष्कार नक्की कर लेगा। लेकिन इंडियन आयुर्वेदा के टाइम पे आज अच्छे खासे जानकार उसके रहे नहीं। जो भी रहे हैं वो बहुत कम रहे हैं। देखो, एक ना स्टोरी है, स्टोरी देखो क्या है। अगर आपको समुद्र मंथन की स्टोरी ये याद होगी तो आपको मालूम होगा, उसमें से एक आदमी अमृत का पॉट लेके निकलता है, ठीक है। उसका उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसको भी विष्णु विष्णु भगवान का अवतारी बोलते हैं। स्टोरी क्या था कि भगवान के कहने पर उस बंदे ने मतलब अपने फैमिली वालों को धरती पे भेजा लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है। अब उसके पास आयुर्वेदा का पूरा ज्ञान था, ठीक है। तो धीरे धीरे उसकी पीढ़ियां आगे बढ़ने लगी। बट एक टाइम के बाद पता नहीं क्या ऐसा हुआ, उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी गायब सी हो गई। कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ नहीं पता। अगर उनकी पीढ़ी का कोई अगर आज भी जिंदा होता तो आयुर्वेदा का 100% नॉलेज जरूर मिला होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the managing director of the National Dairy Development Board? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आनंद नगर, गुजरात में है। एमडी और मिनेश शाह। ओके, ऑपरेशन फूड, ओके, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, ओके। और व्हाइट रिवॉल्यूशन कब हुआ था? आपका 1970 गुजरात में हुआ था। 3 फेजेस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। देखो, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पता होगा, जहां पे मिल्क बहुत ज्यादा मात्रा में था, ठीक है। तो इसके बारे में आज जाके पढ़ना कि व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, क्यों हुआ था, करने की क्या नीड थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी क्यों किया गया था, ये भी आप पता करना, ठीक है। अगर इन रिवॉल्यूशंस के बारे में आप पता करते हो तो आपको समझ में आए कि इनको करने की नीड क्या पड़ गई थी। फिर उसके बाद में रिवॉल्यूशन मतलब कि एक टाइम ऐसा था कि जहां पर देश में सिर्फ 15 दिन का अनाज बचा हुआ था, ठीक है। तो वहां पे जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से एक व्रत निकाला जाता है जिसको बोलते हैं ला लाल बहादुर शास्त्री, मतलब उसको शास्त्री व्रत बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें बंदा केवल एक टाइम दिन में खाना खाता है और दूसरा टाइम फल खाता है। तो आप लोग भी इस व्रत के बारे में पढ़ना। और उस टाइम पे स्टोरी क्या था, अमेरिका का क्या रोल था, ठीक है, कि भारत को अमेरिका के आगे झुकना ना पड़े, तो शास्त्री जी ने इस व्रत के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए, तीनों टॉपिक
बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और शास्त्रीय व्रत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया विल एड हाउ मेनी गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी RE कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 5 years, विथ सोलर पावर अकाउंटिंग फॉर 75 years। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में 2022 से 27 में 75% सौर ऊर्जा लेखांकन के साथ कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ेगा? कितने गीगावाट की जोड़ेगा? 145 गीगावाट जोड़ेगा। ओके, IEA का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? पेरिस फ्रांस में है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का कहाँ है? ओके, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसका है? IEA का है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक किसका है? WTO का, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। ओके, वर्ल्ड एनवायरमेंट आउटलुक किसका है? UNEP का है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसका है? IMF का है। डॉक्टर आपके द्वार किसका है? ये बिहार का है आउटलुक। चलिए चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आपने ना IMF के बारे में भी पढ़ा होगा। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मैंने आप सबको बोला था कि आप लोग IMF के बारे में पढ़ लेना। अगर आपने IMF के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ठीक है, कि IMF की वजह से ही हमारे देश में LPG, ठीक है, ये आ पाया था। अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि L क्या है, P क्या है और G क्या है? अपने घर पे आने वाले गैस सिलेंडर का नाम मत बोलना आप लोग। LPG का नाम क्या है और इसके आने से देश में क्या क्या बदलाव हुए वो भी आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट हैज रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस इन कंट्रोलिंग ट्यूबरक्लोसिस? शहरों को नियंत्रित करने में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? ओके, किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? आपके मेघालय को पुरस्कार दिया गया है। ओके, टीबी देखो, टीबी कैसी बीमारी होती है? टीबी आपको आती है खांसी से। ठीक है, किससे होती है? इसके लक्षण होते हैं खांसी। खांसी बहुत भयंकर लक्षण रहता है। टीबी में इंसान का शरीर सूख कर कांटा बन जाता है। अगर इन केस इंसान अगर उस टीबी में भी बच जाता है, मतलब क्या, अगर उसको टीबी वगैरह का लक्षण रहते हैं लेकिन वो उसको उतना इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो आफ्टर 2 to 3 years वो अपना असर जरूर दिखाएंगे, जिसमें आपको कार्डियक, ओके, आपको कार्डियक की बीमारी हो जाएगी। कार्डियक की बीमारी हो जाएगी आपको। अब देखो, कार्डियक की बीमारी क्या होती है? ये ऐसी ये बीमारी ऐसी होती है कि आपके जो लंग्स रहेंगे ना, आपके लंग्स में यहाँ पर एक छोटे से कोने में कम से कम 1.5 to 2 लीटर का वाटर यहाँ पर जमा हो जाएगा। कौन सा? वो भी उसको बोला जाता है कार्डिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको? कार्डिनल फ्लूइड बोला जाता है। अगर टीबी से बच जाते हैं तो तब मतलब कि इस वाटर में, इस बैड फ्लूइड में जो बैक्टीरियाज होंगे वो टीबी के ही रहेंगे। समझ गए आप लोग? तो इसको ऑपरेशन करके इस वाटर को बाहर निकाला जाता है ड्यू टू इंजेक्शन। ओके, अगर इसमें ज्यादा लेट होता है तो इंसान के जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। चलिए, टीबी की समाप्ति के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया है? निश्चय अभियान चालू किया गया है। मेघालय किसके साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है? आसाम और बांग्लादेश के साथ में। मेघालय की गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। चलिए, which of the following is become the first city in the country to get 3D bioprinting center of excellence? किसको मिला है? बेंगलुरु को मिला है 3D बायोप्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022
किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। जेवलिन डे 7 अगस्त को। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। गौरव सम्मान दिवस 15 नवंबर को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। पद्मश्री अवॉर्डी सिंगर सुलोचना चौहान passes away at the at 92. She was related to which folk music? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गायिका सुलोचना चौहान का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस लोक संगीत से संबंधित थी? किससे थी? नातुपुरा पातु से संबंधित थी। मैं इसको इमेज यहाँ पे लगाया नहीं हूँ दोस्तों, फिर भी आप लोग इसको ना एक बार गूगल सर्च करके पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। आपको आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ना है, व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ना है, और शास्त्री व्रत के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम पे अमेरिका का यहाँ पर क्या रोल था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।